वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 26 नवंबर 2020 है। आज एक बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो आज का पहला आर्टिकल जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में से है, कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडियाज। एक बहुत ही लंबा टाइटल है। ओम बिरला साहब ने ये आर्टिकल लिखा है। हमारे पार्लियामेंट के लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है, इट्स अबाउट प्रेसिडेंट्स मैसेज। लव जिहाद के ऊपर दो आर्टिकल्स हैं और दो आर्टिकल्स द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं। एक यूएसए के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा जो है ये एड टेक, कंप्यूटर साइंस, बच्चों को कंप्यूटर साइंस कैसे पढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स। प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए ये स्मार्ट कोर्स आपकी बहुत मदद करेगा। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर इसको बनाया है। स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ईएमआई ऑफर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। अगर आज का वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। एंड इफ़ यू हैव डन बोथ दिस थिंग्स तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी आईक्यू के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ओम बिरला साहब का ये आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। 26 नवंबर 1949 का वो दिन था जब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया। राइट, ये एडॉप्शन की बात है कि तब हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट जो है वो हमने इस तारीख को किया था। और आज 71st एनिवर्सरी है कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्शन के दिन की। तो वी आर सेलिब्रेटिंग द 71st बर्थडे ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये एक बहुत ही खास दिन है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आई एम श्योर हम सब जानते हैं, अगर हमने मॉडर्न हिस्ट्री को इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ा है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद तैयारी की शुरुआत की होगी, ऑफ कोर्स स्कूल में तो हमने इसके बारे में पढ़ा है, तो एक जनरल आइडिया हम सब के पास ये है कि ये जो वक्त था 1940s, जो लेट 40s हैं, तो एक तरफ बहुत सारे आंदोलन हुए, विश्व युद्ध 2 ख़त्म हुआ और उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ साथ हमने एक बहुत ही पेनफुल पार्टीशन भी देखा। तो ये सारे चैलेंजेस थे और चैलेंजेस जो हैं वो हर डायरेक्शन में हमारे सामने आ रहे थे। राइट, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे देश के उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग गरीब थे, इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा थी और कॉलोनियल रूल ने, जो ब्रिटिश रूल ने हमारे देश का शोषण किया था, तो उसमें से बाहर निकलना जो है उस टाइम पर नियरली इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन फिर भी भारत एक डेमोक्रेटिक देश बना। भारत ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं। राइट, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है, आपने कई बार सुना होगा कि हमने तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर जगह से कॉपी किया है। दिस इज़ नॉट ए राइट अप्रोच। ये सही बात नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ बताइए, राइट, जो आपने इन्वेंट की हो या फिर हमने ही इन्वेंट की हो और वो चीज़ हम ही यूज़ कर रहे हो। गन पाउडर का इस्तेमाल किया, ये जो इन्वेंशन है, क्या वो भारत ने किया था? नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं। राइट, इंक का आप देख लीजिए, या फिर पेपर जो है, क्या उसका जन्म भारत में हुआ था? फिर पोटैटो, जो आलू है, वो हमारे इंडियन फूड का एक बहुत ही कॉमन वेजिटेबल है। नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट चले जाइए, यू विल फाइंड आलू एवरीवेयर। तो इसका जन्म भी भारत में नहीं हुआ है। राइट, इट केम फ्रॉम पेरू। पेरू नाम का जो साउथ अमेरिका का देश है, तो ओरिजिनली आलू जो है वहाँ से है। ऑरेंजेस जो है वो चाइना से है।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि दुनिया में कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर कहीं पर कोई बेस्ट चीज़ किसी ने इन्वेंट की, किसी समाज ने, किसी साइंटिस्ट ने, तो ये सिर्फ उस देश के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। तो इसी तरह से आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें थी, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इस प्रकार से दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेस्ट बेस्ट चीज़ें थी जो हमारे लिए यहाँ पर फिट हो सकती हों, तो उन सारी चीज़ों को ढूंढना, उनको एक साथ रखना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इजी नहीं है। तो अगर आप कई बार कोई आपको कहे कि हमने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। ये कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं है, आपको इसका डीप मीनिंग जो है वो मैंने आपको समझाया है। उस टाइम पर हमारे जो ग्रेट लीडर्स थे जिसने हमारे देश को आज़ादी तो दिलाई और उसी के साथ साथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया जो उस टाइम के हालात के साथ भी फिट होता हो और फ्यूचर में भी भारत को एक राइट डायरेक्शन पर ले जाए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया। 141 मीटिंग्स की उन्होंने, 2 साल 11 महीने और 17 दिन, लगभग आप कह सकते हैं 3 सालों में 141 मीटिंग्स हुई ड्राफ्ट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। और उन्होंने हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आपने पढ़ा होगा, एम लक्ष्मीकांत या फिर दूसरी जो किताबें हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक प्रकार का बैलेंस रखने की कोशिश करता है कि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लचीला भी नहीं है और बहुत ही रिजिड भी नहीं है। इट्स ए बैलेंस कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता हो और समय के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट यानी कि बदलाव हुए हैं, कुछ चीज़ों को ऐड किया है, कुछ चीज़ों को ड्रॉप किया है। तो ये इस कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है कि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने जो लिख दिया एंड दैट्स इट, उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। नहीं, समय के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी हुए हैं और ये सारी फैसिलिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 400 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। The Constitution of India provides for socio-economic and political democracy. हमारे देश के जो गोल्स हैं, गरीबी को हटाना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जितने भी हमारे देश के गोल्स हैं, ये सारे के सारे गोल्स जो हैं वो पीसफुल और डेमोक्रेटिक तरीके से अचीव करने की बात कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब देखिए यूएसए के ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया है, आज हम बात करेंगे। आपने देखा कैसे मिस्टर ट्रंप जो है, यूएसए को हम पूरी दुनिया जो है दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कंट्री मानती है, इज़न्ट इट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट नेशन, बहुत बड़ी इकोनॉमी, कितनी सारी, मीन्स यूएसए की एक लंबी लिस्ट है उनकी तारीफों में। लेकिन वहां पर 2020 जो लेटेस्ट आज का ज़माना है, राइट, इलेक्शन होते हैं और मिस्टर ट्रंप ये कहते हैं कि ये इलेक्शन तो गलत हुए, ये तो ऐसा, हमारे देश में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, 10 सालों तक यूपीए की सरकार रही, और जब एनडीए ने, मिस्टर मोदी ने इलेक्शन जीत लिया, उनकी पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया, तो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन हुआ। इलेक्शन के कैंपेन तक बहुत ही एग्रेसिवली कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रही थी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया तो कांग्रेस स्टेप असाइड हो गई और बीजेपी जो है वो पावर में आ गई। तो वहाँ पर यूएसए में जो हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, ऐसी चीज़ें हमारे देश में हमें देखने को नहीं मिली, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर श्योर। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। और एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, हर एक व्यक्ति, राइट, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर हो, कोई लैंग्वेज उनकी क्यों ना हो, राइट, हर एक व्यक्ति को समान तरीके से देखा जाता है। मैं ये भी मानता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छा लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जो है अच्छी तरीके से, हमें कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना हो,
अगर उसका राइट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो उसके बेस्ट फ़ायदे हमें नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भी वीकनेसेस क्यों ना हो, अगर जो भी अच्छी बातें हैं वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं तो वो समाज अच्छा हो जाता है, इज़न्ट इट? वो डेवलपमेंट की तरफ, विकास की तरफ आगे बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया एंड दैट्स इट, अब हम आराम से बैठ सकते हैं। नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमें हमारे समाज को, हमारे देश को कंटिन्यूसली परफेक्शन की तरफ आगे ले जाना है। और ऑफ कोर्स इतना स्ट्रॉन्ग अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है तो अब इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको जितना अच्छा हो सके उतना हमें अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सिर्फ सरकार की नहीं, एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे देश में 17 लोकसभा के इलेक्शंस हो चुके हैं, 300 स्टेट असेंबली इलेक्शंस आज तक हो चुके हैं। पूरी दुनिया को भारत ने यह दिखाया है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इतनी पॉपुलेशन 17-18% दुनिया की पॉपुलेशन एक देश में रह रही है, इतनी डाइवर्सिटी है, फिर भी एक देश बनकर हम आगे ही बढ़ते गए हैं। कितने सारे हमारे प्रॉब्लम्स थे, आज से 70-71 ईयर पहले आप देखें तो उस टाइम के जो प्रॉब्लम्स थे वो कितने सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो दिस इज ए गुड साइन। इतने बड़े देश को चेंज होने में वक्त तो लगता ही है। यूएसए को भी आप देख लीजिए, लगभग 1786 आई थिंक, इज इट 1786 से लेकर आज तक आप देखेंगे तो बहुत सारे आज यूएसए जहाँ पर हैं तो वहाँ तक पहुँचने में उनको इतना ज़्यादा वक्त लगा। तो इट्स नॉट दैट ईजी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन पिलर्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट है, राइट? हमारे देश में तीनों का अलग अलग डोमेन है, कोई एक दूसरे के ऊपर इंटरफियर नहीं करता। हाँ, अगर आवश्यकता, अगर ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो ऑफकोर्स जुडिशियल इंटरवेंशन भी होता है। तो जो कहते हैं चेक एंड बैलेंस, कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में सबसे ऊपर है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार है वो भी देता है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसी के साथ हमें यह भी समझना है कि सिर्फ हमें हमारे मौलिक अधिकारों को याद नहीं रखना है, मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं। और वही देश आगे बढ़ सकता है जिस देश के नागरिक राइट्स के साथ साथ अपनी ड्यूटीज जो हैं वो भी फुलफिल करें। अगर ये जो सेंचुरी है उसको हमें भारत की सेंचुरी बनानी है तो वी हैव टू डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल। हमें जितना भी हमसे हो सके वो करना चाहिए ताकि हम हमारी ड्यूटीज जो हैं उनको फुलफिल करें। राइट डियर फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। इसी के साथ एक दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Annual conclave of the presiding officers of parliament and various state legislatures, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर्स होते हैं, फिर हमारे जो पार्लियामेंट के लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और इस प्रकार से लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं, तो इनकी एक एनुअल कॉन्क्लेव हुई। और इस एनुअल कॉन्क्लेव को, एक मीटिंग को एड्रेस करते हुए रामनाथ कोविंद साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं। कई बार लगता है कि ये रिपीटेटिव वर्ड्स हैं, लेकिन भले ही ये रिपीटेटिव लगे, भले ही ये क्लीशे लगे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज उन्होंने दिया है। मैसेज इज कि डायलॉग इज एसेंशियल। डायलॉग यानी कि पार्लियामेंट, जब मैं पार्लियामेंट कहूँ तो टेक स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल, ओके, जो विधानसभा है उसकी भी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ये जो हमारी डेमोक्रेसी के मंदिर है, फॉर एग्जांपल हमारी पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट क्यों है, मेन रोल क्या है पार्लियामेंट का? लॉज बनाना, नियम बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस के टाइम पर डायलॉग ही नहीं होगा, ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में सिर्फ तू मैं ही होती रहेगी, तो फिर अगर कोई लॉ है जिसमें थोड़े ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, अगर कोई लॉ है जिसमें ज़्यादा विचार विमर्श की आवश्यकता है, तो आप बात ही नहीं करेंगे, बस झगड़ा ही करेंगे, तो हम अच्छे रूल्स कैसे बना पाएंगे? और रूल्स ही आपने अच्छे नहीं बनाए तो फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन का भी क्या फ़ायदा? उन्होंने ये भी बताया कि ओपोजिशन जो है उसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ना, ऑफ कोर्स, राइट? ओपोजिशन, लेट्स से कि
एक हाउस है जिसमें 100 सीट्स हैं, उसमें से 70 सीट्स रूलिंग पार्टी की हैं और 30 सीट्स ओपोजिशन की हैं। तो हमें ये समझना है कि ये 30 सीट्स जो एम पीज़ हैं, एम एल एज हैं, उनको किसने भेजा है वहाँ पर? हमारे देश के ही नागरिकों ने, इज़न्ट इट? हमारे देश के नागरिकों ने इन 30 लोगों को वोट दिया, इसीलिए वो उस हाउस के मेंबर बने हैं। तो ये भी चॉइस ही है हमारे देश के लोगों की, भले ही मैक्सिमम लोगों की चॉइस ये है, लेकिन कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनकी चॉइस ये है, और उनको वहां पर इसीलिए उन्होंने अपॉइंट किया है ताकि अगर सरकार कोई गलती करे तो उनको राइट ट्रैक पर लाएं। दैट इज द मेन रोल ऑफ ओपोजिशन। और सरकार जो है वो चलाने का चैलेंज ही यही है। आपको ओपोजिशन के जो सवाल हैं उनके जवाब देने पड़ेंगे, और देने भी चाहिए, और देना पड़ेगा भी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो अगर आपको रूलिंग पार्टी या फिर रूल करना है, गवर्नमेंट आपकी बनानी है आपको, तो ये सारे जवाबों को देने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो दोनों तरफ से हार्मनी और कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उनको भी ये कहा कि आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जिसमें इम्पार्शियलिटी से, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना राइट तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्कशन चले। एक एनवायरनमेंट ऐसा हो पार्लियामेंट का या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जहां पर अच्छी डिस्कशन हो सके। आज हमारे देश में 3 बड़े इश्यूज जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो ये हैं। एक तो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गया है, राइट? आप कुछ भी बात कहें, कई बार तो एजुकेटर्स के लिए भी दूसरों के बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं अपनी ही बात करूंगा। मुझे कई बार कहना पड़ता है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, राइट? अगर करता भी हूं तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है जिसका मुझे अधिकार भी है, लेकिन मेरे काम के ऊपर, मेरे वर्क के ऊपर ऐसी कोई भी इंडिकेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन फिर भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ कह दिया तो कहेंगे कि आप तो लेफ्टिस्ट हैं, आप तो ये हैं वो हैं। अगर आपने सरकार के कोई डिसीजन का समर्थन दिया तो फिर लोग कहते हैं कि आप तो भक्त हैं, जो कहते हैं मोदी भक्त एक्सेट्रा। तो ये चीज़ हो गई है। तो ये मैं किसी पर्टिकुलर कमेंट्स के टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ। ओवरऑल आप एनवायरनमेंट देख लीजिए, ओवरऑल हर जगह पर यू विल सी कि या तो आप अगेंस्ट हैं या तो आप प्रो। लेकिन एज ए सिटीजन, अगर सरकार ने कोई अच्छा डिसीजन लिया है तो वी शुड सपोर्ट सरकार, अगर गलत डिसीजन लिया है तो ओपोज सरकार। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कांग्रेस में जाना है, एज एन इंडिविजुअल सिटीजन भी आप कह सकते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेजरी और ओपोजिशन, रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन के बीच में इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है कि बात करने के लिए ही तैयार नहीं है। और सबसे दुखद बात है कि कई जगहों पर पार्टीशन या फिर पार्शियल प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी हमें देखने को मिले हैं कि उनके डिसीजंस जो हैं, बहुत सारे से कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है। तो ऐसे टाइम पर भी जो स्पीकर हैं जिनको न्यूट्रल होना चाहिए, तो ऐसे कई केसेस हमारे सामने आए हैं जहां पर स्पीकर जो है वो न्यूट्रल नहीं, लेकिन क्योंकि स्पीकर जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी में से ही एक व्यक्ति को जनरली चुना जाता है, तो वो फिर रूलिंग पार्टी के पक्ष के डिसीजंस देते हैं कुछ ऐसे स्पीकर्स। तो ये हमारे लोकतांत्रिक प्रोसेस के लिए बिल्कुल ही गलत बात है। एनीवे, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है, ये सरकार के सभी एमपीज, ऑपोजिशन के एमपीज, जितने भी एमएलएज हैं हमारे देश में, जितने भी एमएलसीज हैं, हर एक के लिए ये एक बहुत ही अच्छी और राइट एडवाइस दी है प्रेसिडेंट साहब ने। और इस एडवाइस का लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। फिर बात करते हैं लव जिहाद के बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में भी है लव जिहाद को लेकर। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि वो एक लव जिहाद को लेकर एक बिल लाएंगे, और वहाँ की जो असेंबली है वहाँ पर ये बिल को टेबल करेंगे। उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया है, पास कर दिया है। और ये बेसिकली ये जो
लव जिहाद वाला ये जो अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस है, तो उसमें यह है कि अगर मैरिज के लिए आप मैरिज से पहले अगर आप कन्वर्ट होते हैं, राइट, तो ये एक प्रकार से आपको मीन्स दिस इज पनिशेबल, ये गुनाह बन जाएगा और आपको जेल हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। मैरिज से पहले आपने, मान लीजिए कि एक्स और वाई दो कम्युनिटी है, तो एक्स को वाई के साथ मैरिज करना है और एक्स जो है वो अपना एक्स कम्युनिटी की जो लड़की या फिर लड़का है वो अपना रिलीजन चेंज करके वाई बन जाए और फिर ये दोनों मैरिज करें, तो वाई को यहाँ पर सज़ा हो सकती है क्योंकि उसने अपना रिलीजन चेंज किया। अगर आपको ये ऐसा करना है तो आपको 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको ऐसा डिसीजन लेना है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हमारे देश में इंटरफेथ मैरिजेस जो हैं वो इतने इजी हैं? इंटरफेथ मैरिजेस को छोड़ दीजिए, नॉर्मल इन द सेंस के एक ही कास्ट का लड़का और लड़की हैं, उनके बीच में भी अगर लव अफेयर है और अगर उनको एक दूसरे के साथ मैरिज करने हैं तो भी वो कितना हिचकिचाएंगे अपने घर पर बात करने से, वो डरे डरे से बात करेंगे, isn't it? घर पर तो पता भी नहीं होगा। जनरली स्पीकिंग ऐसी सिचुएशन कुछ घरों में एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर लड़का और लड़की अपनी जो दिल की बात है वो कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, राइट, कितने भी बड़े शहर में क्यों ना रहते हों, कितने भी मॉडर्न परिवार क्यों ना हो, एक डिस्टेंस तो मुझे लगता है जनरली स्पीकिंग पूरे देश में होता ही है, देखने को मिलता ही है। तो सेम कास्ट में अगर ऐसी सिचुएशन है तो दूसरे रिलीजियन के लड़के या फिर लड़की के साथ शादी करने की बात है तो वो ऑलरेडी बहुत और बहुत सारी जगहों पर तो मुझे लगता है विरोध भी होता होगा इसका, कैसा बिल्कुल नहीं, अगर हमारे रिलीजन में हमारे धर्म के किसी भी लड़के या फिर लड़की के साथ आप शादी करते तो कोई बात नहीं थी, आपने ये कर दिया, वो वो सेम घिसे पिटे डायलॉग्स। तो ऐसे टाइम पर अगर कोई लड़का या फिर लड़की या फिर ये जो कपल हैं जो मैरिज करना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले एडवांस में कहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि उनके मैरिज हो पाएंगे? और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया है कि ये जो पार्टनर चूज करना, मैरिज के लिए जो पार्टनर चूज करना, ये आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है उसके साथ जुड़ा हुआ है। एक एडल्ट अगर एक लड़की की एज 18 से ज़्यादा है, 18 या फिर 18 से ज़्यादा, एक लड़के की एज 21 से ज़्यादा है, तो वो दोनों के ऊपर है, अगर वो चाहे तो मैरिज कर सकते हैं, राइट, लीगली तो यही है। अब हमारे फैमिली में या फिर हमारे रीजन में जो भी चीज़ें चलती हों, भारत का लॉ तो यही कहता है, चाहे हमें पसंद हो या फिर ना हो। कई लोग फिर ऐसा कहेंगे कि मैं तो 15 साल का जब था तब से कार चला रहा हूँ, तो मुझे कार चलानी आती है, मुझे लाइसेंस दे दीजिए। ऐसा नहीं चलता है, तो फिर फांसी की सज़ा भी आपको हो सकती है, अगर ऐसा कोई क्राइम किए तो उस टाइम पर कहते हैं कि नहीं, हम तो माइनर है, तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल सकती। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसके साथ हमें अलाइन होना ही पड़ता है, तभी एक समाज चल सकता है, एक देश चल सकता है। तो यहाँ पर क्लियर एक बात है कि पर्सनल लिबर्टी और फ्री विल, ये दोनों का एक प्रकार से वायोलेशन हो रहा है। सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका एक मंत्र रहा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। यहाँ पर यह प्रिंसिपल इन्वर्ट नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नेंस। फिर दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात है, तो एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी पार्टी है वो कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करती हैं, और यहाँ पर उनके ही पार्टी के द्वारा रूल किए जा रहे कुछ राज्यों ने इस प्रकार के लॉज को लाने की बात कही है। साउथ अफ्रीका में जो एपार्थाइड सिस्टम थे उसकी याद दिलाता है ये बिल। और जो एक चीज़ हमें करनी चाहिए वो है स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई भी रिलीजन का लड़का या फिर लड़की हो तो कन्वर्जन के बिना वो शादी कर सकते हैं। और जनरली इतनी अंडरस्टैंडिंग होती ही है कि अगर कोई अलग रिलीजन का लड़का है और अलग रिलीजन की लड़की है तो उनके बीच में अगर अब लव है, राइट, अब प्यार है, तो फिर
रिलीजन उन्होंने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनके बीच में लव है, जस्ट अंडरस्टैंड। तो फिर वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, जो भी है, राइट, दैट्स ए सेकेंडरी थिंग। वो अमीर हो, गरीब हो, एजुकेटेड है, नहीं है, दैट ऑल, ये सारी चीज़ें बैक बेंच पर चली जाती हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ये एक बदलाव होना चाहिए कि कन्वर्जन के बिना आप मैरिज कर सके, तो ये इश्यू ही नहीं होगा। रोल इट बैक, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इट्स अबाउट द सेम थिंग कि ये जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये बिल है, तो ये एक प्रकार का कि ये माना जाता है कि लड़कियां जो हैं उनको वो डिसीजन नहीं ले सकती, उनको क्या पता क्या होता है रियलिटी। ये विचारधारा से इस प्रकार के बिल्स जो हैं वो लाने की बात है। और मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, ये भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो इस प्रकार के लॉज लाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल ये कहता है, रोल इट बैक, के ऐसे बिल्स को आप वापस ले लीजिए, दे आर नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ट्रांजिशन ट्रबल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए में बाइडेन वर्सेस ट्रंप का माहौल आज भी है। 80 मिलियन जितने अमेरिकन्स ने मिस्टर बाइडेन को वोट दिया, और इतना इजी ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि आज भी मिस्टर ट्रंप जो है वो हार मानने के लिए राजी, मीन्स वो मानते ही नहीं है कि उनकी हार हुई है। बहुत सारे लॉ सूट्स उन्होंने फाइल किए हैं, बहुत सारे लॉ सूट्स को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी ट्विटर पर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वो हार मान ही नहीं रहे हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो बाइडेन को फेस करने पड़ सकते हैं। उसमें से एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, एंड दैट इज़ कोरोना वायरस। तो कोविड-19 के बारे में ये बताया जाता है कि 2 करोड़ जितने केसेस हो जाएंगे, 2 करोड़ केसेस बाय जनवरी 2021 यूएसए में। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो बाइडेन और उनकी जो टीम है उनके साथ डेटा और ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रहा है, इस प्रकार के न्यूज़ भी हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। दूसरे भी ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे ऑफिसेस हैं जहाँ पर मिस्टर ट्रंप ने लोगों को अपॉइंट किया था, तो वो भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ईजिली ट्रांजिट होने नहीं देंगे। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो यूएसए के लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं, यूएसए के नए जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं उनको फेस करने पड़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है दुनिया के लिए अच्छा एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा देश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश में अगर ये हो रहा है, तो फिर हम ये यूएसए दूसरे देशों को क्या कहेगा। जब अफ्रीका के कुछ देश, मिडल ईस्ट के कुछ देश, साउथ एशिया के कुछ देश में अगर पावर का ट्रांजिशन अच्छा स्मूथ नहीं है, तो यूएसए क्या कहेगा। वो देश ही कह देंगे कि आप अपना संभालिए, आपके वहाँ पर क्या हो रहा था हमने नहीं देखा, और आप हमारे इंटरनल मैटर में फिर इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी हेल्थी फॉर द वर्ल्ड। लास्ट आर्टिकल है, वी डोंट नीड नो एड टेक कंट्रोल। लॉकडाउन के टाइम पर और आज भी ऑनलाइन एजुकेशन, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्कूल्स की, राइट। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कहते हैं कि स्कूल के बच्चों को ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, वो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, और हम आपको मोबाइल ऐप डेवलप करना सिखाएंगे। आपके बच्चे जो हैं फ्यूचर में मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स कमा पाएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कंप्यूटर साइंस जो है वो वैक्यूम में नहीं काम करता। वैक्यूम इन द सेंस कि एक एडल्ट जिसके जीवन के बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, एक ह्यूमन बीइंग, एक एक एडल्ट व्यक्ति जब कोई चीज़ डिज़ाइन करता है, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट या फिर कंप्यूटर इंजीनियर, तो उसके पास जीवन के अनुभव। बच्चे जो हैं उनके पास अगर आप उनको कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्ट बना देंगे, लेकिन दूसरे भी ऐसी लिटरेचर हैं, हिस्ट्री हैं, पॉलिटी, जनरल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, और बहुत सारी चीज़ें सिर्फ किताबों में से नहीं, उनके अनुभव से भी वो सीखेंगे। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये आर्टिकल के साथ मेरी पर्सनल बिलीफ है, राइट। आपकी शायद इससे अलग हो सकती हैं, लेकिन आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग माई पर्सनल बिलीफ। आपकी जो पर्सनल बिलीफ है वो भी आप क्या मानते हैं, ये मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा। तो प्लीज़ आपका आंसर जो है, आपका व्यू पॉइंट जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। आई विल रीड ऑल द व्यूज़। मैं ये मानता हूँ कि अभी ऐसा नहीं है कि बच्चों को टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, लेकिन रीड करना, राइट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो ह्यूमन स्किल्स होती हैं, बच्चों को इसमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। लिसनिंग, राइट, आर्ट ऑफ लिसनिंग। हमें लिखने की प्रैक्टिस कराई जाती है, रीडिंग की कराई जाती है, स्पीकिंग की कराई जाती है,
isn't it? लेकिन लिसनिंग की प्रैक्टिस, लिसनिंग के क्लासेस नहीं होते हैं। तो कंप्यूटर, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे पहले ह्यूमन स्किल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन स्किल्स। ये बच्चों के अंदर, ये एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चों को देनी चाहिए। दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव। उसके बाद वो अपने आप अच्छी ट्रेनिंग और ये कोर्सेज के माध्यम से वो सीख जाएंगे हाउ टू डेवलप एप्स एंड थिंग्स। तो लेट मी नो योर व्यू पॉइंट एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो डियर फ्रेंड्स। ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आया है देन हिट द लाइक बटन, और आपके कमेंट्स जो हैं उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।